हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलो बच्चों, तो हमारी क्लास बच्चों स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ बच्चों, और इस वीडियो को भाई बहुत ही लाइक देना, सम्मान देना, मान सम्मान के साथ साथ इसको भैया शेयर जरूर कर देना, कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। जी हाँ भाई, जो बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, जी हाँ, तो ये वीडियो भाई उनके बड़ा ही काम आ सकता है। जी हाँ, तो लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। और आज हम अपने नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ भाई, दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड संपूर्ण क्रांति। जी हाँ भाई, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। जी हाँ भाई, इसे लिखा है जयप्रकाश नारायण जी ने। जी हाँ भाई, एक अद्भुत भाषण, एक ऐसा भाषण जो हिंदुस्तान के इतिहास में अगर बात करी जाए तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में आज जाना जाता है। आज अगर बात करी जाए तो क्या इस पाठ के अंदर क्या किसी देशभक्ति व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है, क्या स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करी जा रही है, या फिर कुछ और। तो आइए जानते हैं कि वे संपूर्ण क्रांति जो है वो किस संदर्भ में कहा जा रहा है। यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जयप्रकाश नारायण जी ने अपने आप को उभारा और कहते नहीं संपूर्ण क्रांति का एक नारा दिया। और भारतीय राजनीति में जो है लंबे समय तक इसको याद रखा गया है। आज भी अगर बात करी जाती है तो भाई जयप्रकाश नारायण की इस संपूर्ण क्रांति के जो नारे को वो आज भी लोग याद करते हैं। तो आइए, इसी भाषण का अंश है, क्या कुछ कहा गया है इसके अंदर, आइए हम पाठ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो भाई स्टार्टिंग अगर बात करी जाए तो पहले हम देख लेते हैं कि अध्ययन क्या करेंगे। सबसे पहले आता है लेखक का जीवन परिचय। जी हाँ बच्चों, तो लेखक का जीवन परिचय, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई पाठ पढ़ रहा होता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए भाई लेखक का जीवन परिचय, लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। और लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री के बारे में आपको 100% एग्जाम के अंदर भाई जरूर पूछा जाता है। इसीलिए पाठ जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी लेखक का जीवन परिचय होता है। ठीक है, पाठ का सारांश करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, क्लियर है। तो कर देते हैं शुरुआत। फटाफट से पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और भाई हमारे साथ मेहनत करने के लिए लग जाइए। जी हाँ बच्चों, तो भाई मेहनत का फल जो है वो आपकी परीक्षा में आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण टिप्स आपको बता दें कि जो पेन और पेंसिल, जो कॉपी वगैरह जो आपको लिखने के लिए बार बार बोला जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, इसके बड़े फायदे होते हैं। क्लियर है। तो मैं बता दूं आपको, लोगों की लिखने की आदत नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड नहीं होती है, और जिनकी स्पीड नहीं होती है वो एग्जाम में 2 क्वेश्चन छोड़ के जरूर आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। आप अगर चाहते हो 95+ नंबर लाना तो आपको कम से कम पूरे जो प्रश्न है आपको पूरे के पूरे हल करने जरूरी हैं, अति आवश्यक है। और ये तभी कर पाओगे जब आपकी स्पीड होगी। तो लिखने की आदत डालो, लिखावट में सुंदरता लाओ, लिखने से राइटिंग सुंदर होती है, इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। और लिखने से भाई क्या होता है, समय से पहले आप सभी प्रश्नों का हल कर लेते हो। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो वहाँ कोई समस्या ना हो, इसलिए आज अभी इस आदत को डालो। जो बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, 100% याद होगा। क्लियर है, 100% याद होगा, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय और जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम पाठ के सारांश पर पढ़ें चलेंगे। तो भाई जीवन परिचय में क्या है, तो भारत के एक प्रमुख विचारक, एक क्रांतिदर्शी नेता तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 के दिन हुआ था। तो पहले तो जन्म इनका याद रख लो, जन्म का वर्ष याद रख लो। क्लियर है। एक प्रमुख विचारक के तौर पे इन्होंने अपनी पहचान बनाई। क्लियर। क्रांतिदर्शी नेता के तौर पे तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी। क्लियर है। जयप्रकाश के आंदोलन
ये जो आह्वान पर, संपूर्ण क्रांति के आह्वान पर ऐसा लगता था मानो पूरा देश उनके पीछे उमड़ पड़ा। क्लियर है? चलो, तो भाई 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में, और बिहार के सारण जिले में फैले गांव सिताब दियारा में हुआ था। क्लियर है? उनकी अपनी जो जन पक्ष धारा के कारण ये लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक जनता में अलग ही तरीके का क्रेज था। क्लियर है? लोग इनके पीछे इस तरीके से चले जैसे मानो एक बहुत ही, क्योंकि अपने आप को इन्होंने क्रांतिकारी के तौर पे पेश किया था। क्लियर है? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो बहुत सारे जनमानस जो है उनके पीछे चल पड़े थे। क्लियर हो? चलो भाई आगे बढ़े। चलो, इनकी जो माता का नाम है वो फूल रानी और पिता का नाम था हरसू दयाल। यहाँ के माता का नाम पूछा जाएगा तो आप बोल देना फूल रानी, और इनके पिता का नाम क्या था? हरसू दयाल। क्लियर है? इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि हर किसी व्यक्ति का एक जीवन होता है, और स्टार्टिंग में ऐसे कॉलेज नहीं हुआ करते थे, स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो घर के अंदर ही लोग पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते थे। तो आरंभिक शिक्षा घर पर हुई, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। इसके बाद इन्होंने पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। क्लियर है? आंदोलन जब इन्होंने देखा उससे बड़े प्रभावित हुए, और उससे प्रभावित होकर ये भाई साहब कूद पड़े स्वतंत्रता की लड़ाई में। और इससे हुआ क्या? इनकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ा और शिक्षा अधूरी छोड़ दी, और सन 1922 में ये शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। इसके बाद ये अमेरिका गए। इन्होंने वर्कले, कैलिफोर्निया, विस्किंसन, मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन माँ की अस्वस्थता के कारण ये पीएचडी नहीं कर सके। माँ इनकी बीमार हो गई, अस्वस्थ रहने लगी, जिस कारणवश ये पीएचडी नहीं कर सके और स्वदेश इनको लौटना पड़ा। ये भारत वापस आ गए। क्लियर? सन 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हो। उस दौरान, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी क्या है? कांग्रेस ही है। क्लियर है? कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था, कांग्रेस में ये शामिल हो गए, और सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सन 1939 तथा 1943 में भी इनको जेल जाना पड़ा। तो जेल बार बार गए हैं, कई बार गए हैं। क्लियर है? और 39 में जब ये जेल गए, सन 1942 के आंदोलन में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि ये अलग विचार के थे। क्लियर है? अपने नज़रिए से, अलग नज़रिए से ये अपने भारत को देखा करते थे। क्लियर है? विचारों को मैच नहीं होता था, तो तभी तरह के इन्होंने अलग अलग पार्टी का गठन किया, और इसके बाद ये सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। क्लियर है? सन 1954 में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए, और सन 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया। क्लियर है? सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, बहुत सारी रुचि इसमें प्रकट किया करते थे, दिखाया करते थे। तो सामाजिक कार्यों को देखते हुए इनको मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया, और इसके बाद इन्होंने सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, और इस कारण ये लोक नायक कहकर पुकारे गए। क्लियर है? जब इन्होंने ये नारा दिया तो हजारों की तादाद में जो छात्र राजनीति का इन्होंने नेतृत्व किया, तो इनके पीछे जो है ऐसा लगा कि जैसे मानो कि पूरे भारत के जो छात्र हैं वो इनके पीछे हों, इसीलिए इनको नाम दिया गया लोक नायक। जनता में इनकी अलग प्रकार की प्रसिद्धि थी, अलग ही तरीके की प्रसिद्धि थी। अपने आप को एक तरीके की क्रांतिकारी विचारधारा के साथ इन्होंने जोड़ दिया था। क्लियर है? और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्लियर है? लोकनायक कह के पुकारा करते थे और युवा शक्ति के प्रतीक बन गए थे। क्लियर है? आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, सुशील मोदी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके समय के हैं, इनके समय के। क्लियर हो गया? क्लियर है? इन्हीं से प्रभावित होकर
इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। क्लियर हो गया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की अपील की। सामाजिक कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किए और उन पर लोगों के अमल करने की भी इन्होंने पुरजोर वकालत की। क्लियर है। और जिसका जनता पर व्यापक असर हुआ, लेकिन अब इनका शरीर जवाब देने लगा था। क्लियर है। जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, जो बढ़ चढ़कर, जैसे भाग दौड़ भरी वाली लाइफ जो है, अब इनको रास नहीं आती थी क्योंकि शारीरिक तौर पे ये कमज़ोर हो चुके थे। क्लियर है। गंभीर रूप से ये अस्वस्थ हो गए थे। क्लियर है। अस्वस्थता की स्थिति में ही 8 अक्टूबर सन 1979 के दिन इनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें सन 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया। तो भारत रत्न से सम्मानित शख्सियत थे जयप्रकाश नारायण जी। क्लियर है। बात रचनाएं की करें तो रचना जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार नहीं थे। पहली चीज ये क्लियर कर लो, ये कोई साहित्यकार नहीं थे, ये तो भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे। क्लियर। समाजवादी विचारक और स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने कुछ एक रचनाएं भी लिखी थी जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कविताएं, डायरी तथा निबंध भी यहाँ प्रकाशित हैं। क्लियर। साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करी जाए, जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता थे। क्लियर है। जिन्होंने छात्रों का एक इतने बड़े स्तर पर अगर बात करी जाए नेतृत्व किया, और छात्र राजनीति से निकलकर बहुत सारे लोग जो हैं वो आज सीएम और पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। क्लियर है। चलो, इन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया है, अपितु कुछ एक रचनाएं ही लिखी हैं और इनके साहित्य में, इनके चरित्र में उपलब्ध विशेषताएं विद्यमान हैं। क्लियर है। आप इनको एक समाज सुधारक के तौर पे देख सकते हो, एक राजनीतिज्ञ के तौर पे देख सकते हो। क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं पाठ के सारांश पर। जी हाँ भाई, ये पाठ के संदर्भ में कहा जा रहा है। क्लियर है। क्या है ये संपूर्ण क्रांति, क्यों दिया ये नारा, और इसके पीछे कितने सारे लोग जो हैं इनके साथ जुड़ते गए, इन्होंने के साथ ये आगे चलते गए और कारवां जुड़ता चला गया। क्लियर है। तो युवाओं के प्रेरणा हुआ करते थे, युवा स्रोत, एक ऊर्जा से भरपूर एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छात्र राजनीति को एक नई दिशा दी। चलो आइए पढ़ते हैं। तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंदर एक जो भाषण दिया, उसको ये ऐतिहासिक भाषण के तौर पे दे जाना जाता है। दिया पटना का गांधी मैदान जय, और इस भाषण का गवाह बना। और सन याद रख लो, 5 जून 1974 को, है ना, जिस वक्त ये भाषण दिया गया था, एक युवाओं के अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश था, जुनून था। लोग अपने नेता के लिए बड़े ही आतुर थे। और ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में अगर बात करी जाए तो इनके एक एक शब्द का लोगों के जीवन पे गहरी अमिट छाप पड़ी थी, और लोग इनके बताए हुए रास्ते पर इस तरीके से चलने पड़े थे। क्लियर है। चलो, तो ये वो जो भाषण था उसका ये एक अंश है। संपूर्ण क्रांति जो आपका पाठ है, ये उसी भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। क्लियर है। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। ये एक ऐसा भाषण था कि पूरी जनता जो है मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर, वो क्या है, मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। और भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे। एक अलग तरीके की ज्वाला जो है ना, एक अलग तरीका का जुनून लोगों के अंदर देखने को मिला। ये जोश से भरपूर हो गए लोग, और ये क्रांतिकारी विचार जो थे वो लोगों के मन में धधक उठे। एक नई ज्वाला जो है, एक नई क्रांतिकारी विचारधारा जो है लोगों के मन में व्याप्त हो गई और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। छोटा सा आंदोलन था और ये धीरे 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 इसने विराट रूप धारण कर लिया। और इसके जो अग्रज थे,
इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। क्लियर है? पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। क्लियर है? इसके बाद कहा जाता है इसके बाद ऐसी भीड़ ना तो आज तक कभी इकट्ठी हुई और न कभी कोई ऐसा भाषण वहां से दिया गया। क्लियर है? तो अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा था, क्या कहा था? कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी लंबा संघर्ष करना होगा। अरे भाई, अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई हमको, अंग्रेजों से हम लोग आजाद हो गए, लेकिन हमें सुशासन के लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो भाई, तो भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया कि नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। क्लियर है भाई? अंग्रेज चले गए, क्लियर है, आज हम आजाद हो गए, लेकिन अच्छी शासन व्यवस्था किस तरीके से लाई जाए, अभी हमें इस पर काम करना है और इसके लिए हमको बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत आगे तक जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करना है। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है। क्लियर है? मौजूद हैं, है ना? हमें महंगाई से लड़ना है, हमें भुखमरी से लड़ना है, हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है। क्लियर है? अंग्रेजों से लड़ाई तो हम जीत गए, लेकिन घर के रहकर हमें भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि ये भूख, महंगाई, भ्रष्टाचारी रूपी जो दानव हैं वो आज भी हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। भाई, उनमें हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा और इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? जब ये बोला करते थे तो एक सुर में आवाज उठती थी। क्लियर है कि हम आपके साथ हैं। क्लियर है? तो संपूर्ण क्रांति के जनक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो भाई, आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी थी, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये आगे लाना चाहते थे, युवा पीढ़ी के कंधों पर ये दायित्व डालना चाहते थे, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। क्लियर है? युवा जितनी जल्दी और जितनी अच्छे तरीके से इस बात को समझ जाएगा, उतनी जल्दी भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार से हम लोग, है ना, जो ग्रसित हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो युवाओं को आगे आने की सलाह दी, उसको युवाओं को नेतृत्व करने की इन्होंने सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। यूथ फॉर डेमोक्रेसी, क्लियर है? एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जो है युवा यानी कि नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, नेतृत्व को संभालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए सबसे पहले आपको भागीदारी पर ध्यान देना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, लोगों के आग्रह पे उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधे पर ले लिया था। लोगों ने इनको क्या बना दिया? अपना नेता बना दिया कि आप ही हमारे मार्गदर्शक हो, आप जो कहोगे वो ऐसा करेंगे, आप लीड करो इस आंदोलन को। और लोगों के कहने पर इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन किया, छोटी छोटी समितियों का इन्होंने गठन किया। और जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही है। क्लियर है? अमेरिका प्रवास की बात करी। अमेरिका में वे मजदूरी कर पड़ते थे, लोगों को मोटिवेट किया, है ना, किस तरीके से अमेरिका में जब वो पढ़ाई करने जाते थे तो मजदूरी कर पड़ते थे। मजदूरी क्या करते थे? लोगों के अंदर एक जुनून, है ना, व्याप्त करने के लिए, एक अलग तरीके के अलग जगाने के लिए उन्होंने मोटिवेशन का सहारा लिया। उन्होंने अपनी सच्चाई को बयां किया कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करता था, मजदूरी करता था, पढ़ता था, लेकिन मेरा लक्ष्य एक था, है ना, मेरा लक्ष्य जो था मैं उससे कभी डिगा नहीं। तो उन्होंने बताया कि मजदूरी कर पढ़ते थे, पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। क्लियर है? जमाना लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए थे। क्लियर है? अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना, देश की गुलामी माना।
क्लियर है भाई। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की कि किस तरीके से इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या जतन किए, वो सब उन्होंने अपने इस भाषण के अंदर लोगों को बताने का काम किया। क्लियर है भाई। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया, लोगों को आने नहीं दिया जाता था। लोग ट्रेनों से आते थे तो लोगों को ट्रेनों से उतार दिया जाता था, लाठियां चलाई गईं। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना, लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा इसको बोला गया। क्लियर है भाई। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद थे, संवैधानिक दायरे में आने के बाद हमारे को आने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है ना। देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी, है ना, स्वतंत्र क्या बोलते हैं, एक असहयोग नहीं कह सकते उसको, लेकिन पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखना एक हमारा मौलिक अधिकार है। क्लियर है, एक मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति को मिला हुआ है, हमारे संविधान ने हमको दिया हुआ है। तो कैसे कोई लोगों को ट्रेनों से उतार सकता है, कैसे लाठियां बांध सकता है? तो इसे लोकतंत्र पे कलंक माना जेपी ने, और वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। क्लियर हो गया। हम कोई दंगा नहीं कर रहे हैं, हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोग शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। क्लियर है। और शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, ऐसे लोगों को देश का दुश्मन मानते हैं जेपी। ऐसे लोगों को देश का दुश्मन मानते थे, और वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं कि उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से है। भाई उनके अनुसार लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। क्लियर हो गया। इंसान से लड़ाई नहीं है, उनके विचारों से लड़ाई है। ये वैचारिक लड़ाई है जिसकी मैं पुरजोर वकालत कर रहा हूं। भाई गलत सिद्धांतों से है, उनकी गलत नीतियों से है, और उनके गलत कार्यों से है। जो वो कार्य कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जनमानस के लिए ठीक नहीं है। क्लियर है। भाषण के क्रम में भी बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं, और वे गांधी जी का विरोध भी करते थे, प्रशंसा भी करते थे, विरोध भी किया करते थे। और क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे, नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। क्लियर। उस दौर की राजनीति अलग राजनीति हुआ करती थी। क्लियर है। आज के दौर में राजनीति वो राजनीति नहीं है। आज धन बल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त विचारों की लड़ाई हुआ करती थी। चलो भाई आगे बढ़े। अपने भाषण में वे नेहरू की विदेश नीति के विरोध की चर्चा किया करते थे कि भाई नेहरू जी जो है, इनकी विदेशी नीति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। जब बात राष्ट्र की आती थी तो वो नेहरू जी का विरोध नहीं करते थे, नेहरू जी की हाँ में हाँ मिलाते थे। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की। क्लियर है। दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की, लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। क्लियर है। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की और साम्यवाद एवं दल विहीन एवं राजविहीन समाज में संबंधों की चर्चा यहां पर उठाई इस भाषण के दौरान। क्लियर है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। क्लियर है। देश का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है? क्लियर है। सामाजिक रूप से सभी को एक समान अवसर प्रदान हो। क्लियर है। आर्थिक रूप से सब लोग सबल बने, नैतिक रूप से सभी लोग जो है अपने दायित्वों का निर्वाह करें। यह है संपूर्ण क्रांति। क्लियर है। तो इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। ये सिर्फ मैं नहीं कर सकता, मैं अकेला कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता, मैं पूरे हिंदुस्तान को नहीं बदल सकता। इसमें आपका सहयोग, जनमानस का सहयोग चाहिए, और इसमें छोटी छोटी जो समितियां हैं ये अपना रोल प्ले करें। क्लियर है। उसकी इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने। उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेंगी। उनका कहना था कि भाई ये जो
दल विहीन संघर्ष समितियां हैं, ये विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करें, अपना उम्मीदवार उतारें। क्लियर है। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। जब जनता का प्रतिनिधि होगा तो भैया इन समितियों का भैया उस पर होना चाहिए नियंत्रण। क्लियर है। समाज के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे। क्लियर। तो दबाव बनाकर रखो, उनका कहने का मतलब है, वरना ये क्या होंगे, ये मनमानी करेंगे, ये विकास नहीं करेंगे। आज जो हो रहा है क्या हो रहा है। क्लियर है। अगर संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी के बारे में अगर बात करी जाए तो अगर जेपी की नीतियों पे चलें तो भाई ये देश जो है ना काफ़ी तरक्की कर चुका होता, काफ़ी आगे जा चुका होता। लेकिन आज की राजनीति और जेपी की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनप्रतिनिधि निरंकुश ना हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है, हमने जिस विधायक को चुना है, हम जिस व्यक्ति को हमने विधानसभा के अंदर भेजा है, क्या वो हमारे क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है? क्या हमने जिस व्यक्ति को लोकसभा में चुनकर भेजा है, क्या वो सही मायने में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है? इसकी जिम्मेदारी को किसकी होनी चाहिए? उन समितियों की होनी चाहिए, है ना। उन मूल्यांकन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। ये संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कार्य करेंगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए भी कार्य करेंगे। क्लियर। तो उस तरीके से उन्होंने संपूर्ण क्रांति की एक रूपरेखा तैयार कर दी जिसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हित में काम होने चाहिए। और साथ ही साथ ये जो असामाजिक, ये जो सामाजिक जो वैचारिक और मतभेद हैं इनको दूर करना चाहिए। समाज में एकता व्याप्त होना चाहिए। क्लियर हो गया। जो हमारा जनप्रतिनिधि है उस पर वो निरंकुश ना हो। क्लियर है। उस पर अंकुश लगाने के लिए इन छोटी छोटी समितियों का बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर होना चाहिए। चलो क्लियर हो गया। तो ये संपूर्ण क्रांति की बात जब जेपी ने की तो पूरा देश का जो छात्र संगठन है वो इकट्ठा हो गया। इसके जो नेतृत्व किया वो जेपी ने किया। कांग्रेस उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी उसने इस आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया। क्लियर है। जो कि जेपी ने इसको बिल्कुल गलत माना है, क्योंकि एक शांतिप्रिय तरीके से अगर हम सभा कर रहे हैं, अगर हम अपने विचार रख रहे हैं, इसमें हर किसी व्यक्ति को पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। तो किसी को रोकना, अगर किसी को रोकना या किसी पर लाठी चार्ज करना, ये दमनकारी सरकार की नीतियों को दर्शाता है। और ये नीतियां बिल्कुल भी लोकतंत्र के इस दायरे में नहीं आती हैं, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हैं। जेपी इससे बिल्कुल खिलाफ थे और इसीलिए वो जो थे वो कांग्रेस से अलग हुए थे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। क्योंकि उनके विचार मार्क्सवादी विचार धारा के थे, उनके विचार कांग्रेस से मैच नहीं खाते थे। चलो भाई आगे बढ़े। चलो अब कुछ प्रश्न के उत्तर ले लेते हैं। कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि भाई आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं? तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, यानी कि डायलॉग। क्लियर है। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आप विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के दिल में क्या है। क्लियर है। तो नेतृत्व करने से पहले उन्होंने बोला सलाह लूंगा, बात करूंगा, छात्रों से बात करूंगा और बहस करूंगा, समझूंगा, उनकी बात को समझूंगा, अपनी बात को कहूंगा। क्लियर है। आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। मैं सबकी बात सुनूंगा, सबको देखूंगा। क्लियर है। सबके मन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन फैसला मेरा होगा। क्लियर है। और इस फैसले को सभी को मानना होगा। अब जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है और तब यह क्रांति सफल
हो सकती है, क्लियर है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा किसी को नहीं पता। आंदोलन भटक ना जाए, आंदोलन भटक ना जाए, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की बात को रखा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है भाई? सबसे बात करूंगा, सबसे सलाह लूंगा। क्लियर है? छात्र जो हैं वो देश की राजनीति में अगर आगे आएंगे तो होगा क्या, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? जन संघर्ष समितियों से बात करूंगा, अपने फैसले को मैं अपने तक ही सीमित रखूंगा, मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो अगला पढ़े। अगला प्रश्न है भाई, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, वो कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, जबकि विचार उनके कम्युनिस्ट पार्टी से काफी मिलते जुलते थे। क्लियर? तो जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लेनिन से ये काफी प्रभावित थे और लेनिन कहता था कि जो गुलाम देश होते हैं वहां के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। क्लियर? क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व है ना बुजुर्ग वर्ग के हाथों में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। क्लियर है? अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कम्युनिस्ट को इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्लियर है, अपनी बात मजबूती के साथ रखना चाहिए, अपने को अलग थलग नहीं करना चाहिए और अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए थे क्योंकि वे अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे। क्लियर है, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? इसमें नेहरू थे, इसमें गांधी थे। क्लियर है, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर यहां पर प्रसंग स्पष्ट करना है का, यानी कि पहला, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। क्लियर है? डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। शांतिप्रिय तरीके से कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उस पर लाठियां बरसाना, उनको पीटना, अनैतिक उनका शोषण करना, ये सब डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जेपी इनको सही नहीं मानते थे, डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? दूसरा व्यक्ति से नहीं, हमें तो राजनीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यानी कि हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उनके सिद्धांतों का विरोध करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करते हैं। जो भी इस डेमोक्रेसी के अंदर, जो भी इस देश की भलाई के लिए कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं। और जो भी कुछ ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कार्य करेगा, जो भी सरकारें जो ऐसा कार्य करेंगी जिससे देश के लोगों का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, हम उन लोगों का पुरजोर विरोध करेंगे। क्लियर? तो अब इनका करना है प्रसंग सहित, है ना, प्रसंग सहित व्याख्या, यानी कि स्पष्ट करना है किस तरीके से। तो पहले का प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? अब इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। अब लोकतंत्र के दुश्मन कौन हैं? जो लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है, ऐसे पर लोगों को, उन सभा को तितर बितर कर देना, लोगों को वहाँ तक पहुँचने न देना। क्लियर है? जो अपनी बात कह रहा है उठा के जेल में बंद कर देना, लाठियाँ भांजना, भीड़ को तितर बितर कर देना। क्लियर है?
तो ये हैं लोकतंत्र के दुश्मन। जेपी इनको लोकतंत्र के दुश्मन मानते हैं। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए ये बातें कहते हैं। यह प्रसंग यह है कि भाई एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। एक पुलिस अधिकारी कह रहा है कि भाई नाम ना लेने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि भैया मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण ना होते तो भैया पूरा बिहार जल गया होता। बिहार को बचाने का काम किया है किसने? जेपी ने। क्लियर हो गया? तब जयप्रकाश नारायण ये सोचते हैं कि ये सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है। भाई उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है आपको, जनता के आप प्रतिनिधि हैं। क्लियर हो गया? अब किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं? क्लियर है? आप जनता के लिए हैं। आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक ले। आपने क्या हिम्मत की जो पटना आने से जो है लोगों को रोक ले? लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत कि आप इन लोगों को रोक लें, है ना? आप कौन हैं बताइए? आप जनता के लिए हैं। आपको प्रशासन की वर्दी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी जनता पर लाठियां भांजें। क्लियर हो गया? यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। पुलिस वाले से कह रहे हैं, वो एक अफसर से कह रहे हैं। क्लियर है? यदि सरकार ये सब करने से रोकती है तो वो सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। क्लियर है? अगर सरकार सभा नहीं करने दे रही, अगर सरकार जो है उस सभा में आने वाले लोगों को रोक रही है, लाठियां भांज रही है, तो सरकार के निकम्मेपन का सबसे बड़ा सबूत है। ये सरकार की नीचता कही जाएगी। क्लियर हो गया? एक का अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरे का, तो प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है और आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। क्लियर है? आंदोलन के समय नारायण जेपी के बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी और जेपी दोनों आपस में मिल जाएं, यानी कि उनके अंदर जो वैचारिक मतभेद हैं वो बीच का रास्ता निकले और दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाए। क्लियर है? ये आंदोलन समाप्त हो जाए। क्लियर हो गया? और इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि भाई उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है ना? मैं इंदिरा गांधी का दुश्मन नहीं हूं। क्लियर है? भाई चाहे वो इंदिरा जी हों या कोई और, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, उनकी नीतियों से झगड़ा है। क्लियर है? सरकार तो इंदिरा की है। क्लियर है? तो लोकतंत्र में जो शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं तो लोगों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? क्यों ट्रेनों से खदेड़ खदेड़ के उतार के उनमें लाठियां भांजी जा रही हैं? तो ये सरकार की जो नीतियां हैं ये गलत है। आप क्या साबित करना चाहते हो? क्लियर है? आप क्या साबित करना चाहते हो? क्लियर हो गया? तो सिद्धांतों से झगड़ा है, नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो इंदिरा हो, इंदिरा गांधी या फिर कोई और। क्लियर है? मेरी नजर में सब लोग एक समान। हमें इंसान से नहीं लड़ना, इंसान की नीतियों से हमारा मतभेद है। कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, कोई भी करे हम पुरजोर विरोध करेंगे। ये सब लोकतंत्र के क्या हैं? दुश्मन है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो जेपी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में ये जरूरत होती थी कि हम लोगों की बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं, बापू यह बात
और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। लोग खुलकर बापू के सामने अपनी बात रखते थे, नहीं नहीं बापू ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और बापू की महानता थी, बापू सबकी बात सुना करते थे और वो बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझते थे। और जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मानते बहुत थे, भाई मानते थे उनको, उनका बड़ा आदर और प्रेम करते थे, परंतु उनकी कटु आलोचना भी किया करते थे, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। ये उनकी अच्छाइयाँ थी। क्लियर? अक्सर वे हमारे आलोचनाओं का बुरा नहीं माना करते थे। उनके साथ जो मतभेद थे वो राष्ट्र की नीतियों को लेकर थे, इंसान के तौर पे नहीं थे। चलो अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने में के लिए क्या सुझाव देंगे? तो हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। ये जो सरकार की गलत नीतियां हैं यही भ्रष्टाचार है, और इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई काम जनता का नहीं निकलता बगैर रिश्वत दिए। क्लियर? सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है हमें, जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, जनता पिस रही है। क्लियर है? जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, लेकिन वही जनता नौकर के तौर पे यहाँ पर पेश की जा रही है। शिक्षण संस्थान भ्रष्ट हो रहे हैं, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है, और इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हों, जनता के हित में हों, जनता के हित में हो। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक था। क्लियर है? चलो, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी, और वो समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, और बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वो लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा। अगला प्रश्न देखें। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी, क्या उम्मीदें थीं? संघर्ष समितियों को बहुत अच्छा मानते थे, तो संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं थीं। क्या थीं? कि सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। ये किसी दल की नहीं है, दल विहीन। क्लियर हो गया? अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें कि भाई ये हमारा आधिकारिक उम्मीदवार है। क्लियर? चुनाव में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रमों पर नजर रखने का काम ये समितियां करें कि वो क्या कर रहा है। क्लियर? जनता के हित में किस तरीके से वो डिसीजन ले रहा है। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। क्लियर है? जनता के हित में काम नहीं हो रहा है तो आप प्रेशर देके आप उसको क्या कर सकते हो? रिकॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकते हो। इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं है, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। क्लियर है? इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी है। क्लियर है? देख रेख निरीक्षण का काम ये समितियां जो हैं बड़े ही अच्छे लेवल पर कर सकती हैं। जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी तथा फर्जी बंदोबस्तियों की हैं उनका विरोध भी ये समितियां करेंगी। क्लियर है? आगे बढ़ें। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं और वे समितियां उन अन्याय को भी रोकेंगी। ये है इन समितियों का काम। क्लियर है? अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप
अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वो सबसे अधिक प्रभावी क्यों है। तो जब ये भाषण दे रहे थे गांधी मैदान में, ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तो भाई सबसे प्रिय अंश जो है वो ये है कि मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हमें 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और रास्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया करते थे या वेटर का काम किया करते थे। ये संघर्ष जो उन्होंने बताया है ना, इससे पता चलता है कि एक छात्र के जीवन में कितना संघर्ष होता है। बहुत सारे लोग अपना गांव छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं और पढ़ाई के लिए एक एक कमरे में 4-4 लोग, 5-5 लोग, 6-6 लोग रहते हैं। क्लियर है? संघर्ष करते हैं, खुद ही खाना पकाते हैं। क्लियर हो गया? मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो छात्र का जो संघर्ष है वो जेपी ने बताया इस भाषण के अंदर। क्लियर हो गया? वेटर का काम करते हैं, शाम को रात को खाना मिल गया, एक दिन खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई पे मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था और हम दोनों साथ सोते थे। एक रजाई हमारी होती थी और इस गरीबी में मैं पढ़ता हूँ। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में ये जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में उससे ले करके कमांड साफ करने का काम होटलों में करता था। और वहाँ जब बीए पास कर लिया तब स्कॉलरशिप मिल गई। जब इतना संघर्ष करने के बाद बीए किया, फिर स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। क्लियर है? सब जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन इसके बाद भी लोग मुझे गाली देते हैं। और यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी लगा क्योंकि इससे एक छात्र का जो संघर्ष है वो निकल कर आया और छात्रों को इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिली कि भाई जब जेपी ने इतना संघर्ष किया है तो हम किस खेत की मूली। क्लियर है? क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के कठोर परिश्रम की बात कर रही है, शिक्षा प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन का यहाँ चित्रण है। जयप्रकाश नारायण जी ने विदेश में रहकर किन कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई की, इसकी यहाँ मार्मिक अभिव्यक्ति। क्लियर है? तो जयप्रकाश के संघर्ष के दिनों की बात जो है वो इन भाषण में उन्होंने बताया ताकि लोगों को पता चले कि भाई आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आज़ादी के लिए हमको काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी है। क्लियर है? तो उन्होंने बताया किस तरीके से संघर्ष हो रहा है। चलो अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जेपी के मुख्य सुझाव क्या हैं और उन सुझाव में आप कितना सहमत हैं। जेपी ने कुछ सुझाव दिए कि भाई हम किस तरीके से शासन प्रशासन चला सकते हैं चुनाव को लेकर, जो क्योंकि जाहिर सी बात है एक निष्पक्ष चुनाव करना जो है एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं तो बहुत सबसे बड़ा काम है निष्पक्षता। क्लियर है? धांधली नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी ने कहा कि प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं कि चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव पर होने वाला खर्च कम करना चाहिए। आज करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, तो सबसे पहले इस चुनाव खर्च को कम करना चाहिए। गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है भाई? मतदान प्रक्रिया स्वच्छ होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर धांधली हुई तो ये सीधे सीधे जो है लोकतंत्र पर अगर बात करी जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर इस सब चीज़ों को जो है बिल्कुल भी नहीं समेट के रखा जा सकता। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो, चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। भाई जिस इलाके से विधायक चुना गया है, जहाँ से एमपी चुना गया है, क्लियर हो गया भाई, उन जनता का वो जो लोग हैं अपने प्रतिनिधि पर अंकुश होना चाहिए, नहीं तो भैया वो हो जाएगा निरंकुश। क्लियर हो गया? लोकतंत्र में जनता होती है क्या? राजा होती है। क्लियर है? वो प्रतिनिधि जनता के लिए चुना गया है, लेकिन हो क्या रहा है आज के ज़माने में, है ना भाई? चुनाव हुआ प्रतिनिधि मलाई खा रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है और जनता के जो
जो नॉर्मल काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे, है ना, लोगों को घूस देनी पड़ रही है। क्लियर? तो इसका मतलब वो जो प्रतिनिधि है वो निकम्मा है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? उसको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। तो जन संघर्ष समितियां आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें, इन समितियों के माध्यम से चुनाव हो। क्लियर हो? अपना एक आधिकारिक उम्मीदवार उतारें, वो देखें कि किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे, जेपी से मिले थे, और उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं, उनके घर पर मेहमान थे और रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया और सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए और उसी रात उनका निधन हो गया। आगे बढ़े, चलो आप कुछ सब्जेक्टिव हो गए, अब ऑब्जेक्टिव लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बारी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पर एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएंगे और एक सही विकल्प आपने चुनना है। तो जेपी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 14 नवंबर 1907, 10 मार्च 1935, 10 सितंबर 1910। तो जयप्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो इसका सही उत्तर है भाई का, यानी कि 11 अक्टूबर 1902 को भाई इनका हुआ था जन्म। अगला है, नारायण जी की पत्नी कौन थी? दमयंती देवी, प्रभावती देवी, लक्ष्मी देवी या फिर शोभा देवी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? का, खा, गा या फिर गा? समय समाप्त। और अगला उत्तर है खा, प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था। जयप्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो भाई घर पे, स्कूल में, कॉलेज में या फिर ननिहाल में? तो भाई घर पर हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है भाई, ए इज द राइट आंसर। अगला है, उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था? पटना कॉलेजिएट, मिलर हाई स्कूल, दयानंद हाई स्कूल या मुस्लिम हाई स्कूल? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? का, खा, गा या फिर गा? तो आपको पता होना चाहिए कि पटना कॉलेजिएट। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। पटना कॉलेजिएट में इन्होंने प्रथम दाखिला लिया। चलो भाई, क्लियर हो गया? चलो, तो क्या करा हमने? संपूर्ण क्रांति के बारे में जयप्रकाश नारायण का जीवन परिचय पढ़ा, पाठ का सारांश पढ़ा कि भाई किस तरीके से एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा छात्र, जो नौजवान पीढ़ी के एक पुरोधा हुए, उनकी आंदोलन का नेतृत्व किया। सरकार ने किस तरीके से आंदोलन को जो है निस्तनाबूद करने की कोशिश की, है ना, लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें थी। क्लियर है? जिसको लोकतंत्र के लिए खतरा माना जयप्रकाश जी ने। क्लियर है? और बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उसी आंदोलन की उपज है। क्लियर है? तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय की तरफ, है ना, अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउट नेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।